डोंट कॉम्प्रोमाइज। इफ यू आर, अगर आपका अगर इंजीनियरिंग में मन है कि अगर रैंक कम रह गई है, अगर रह जाती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अल्टरनेटिव्स उसी फील्ड में ढूंढें। नेक्स्ट दिया था इन द ईयर 2023 और मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था 89। एज जैसे कोई चीज भी होती है तो वो लोग ने कहा होगा कि ये क्या है, ये आपका इतना रैंक आया है। फिर मैंने देखा, मेरी मम्मी को दिखाया, उन्होंने कहा कि वाह अच्छा है। उसका मैंने मेरे फादर को दिखाया कि भाई ये हुआ है। फिर काउंसलिंग के लिए यहाँ आ गए, फिर एडमिशन हो गया। अभी तक क्या कहते हैं, नेक्स्ट 2025 की अगर प्रिपरेशन एक्सप्लिसिटली अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आई वुड एडवाइस यू कि अभी नया कुछ मत पढ़ना। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षाश्रम। तो हर बार की तरह इस बार भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज के जिस वीडियो पे हमारे गेस्ट हैं मिस्टर वेदांत देसाई। तो ये नेक्स्ट 2023 क्वालिफायर हैं। तो इनके बारे में मैं क्या बताऊँ, आप ही सुन लीजिए। तो वेदांत जी, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मिस्टर सुमंत। एक्चुअली अगर आपको मेरी नेक्स्ट की जर्नी की बिगनिंग के बारे में अगर आपको बताऊं तो पहले मेरा इंटरेस्ट था इंजीनियरिंग में। तो एज क्या कहते हैं, किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट का जो मोटो होगा कि इंजीनियरिंग करनी है, आईआईटी में जाना है, एनआईटी में जाना है, मेरा भी वही था। लेकिन मेरा जो फोकस था वो कुछ फंडामेंटली या फिर आप कह सकते हो किसी कोर फील्ड में कुछ आगे अच्छा करना था। जैसे कि मेरा इंटरेस्ट था ईसी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो मेरा पहले से मन बना हुआ था कि मुझे जाना है तो इसी में जाना है और इसमें कोर फील्ड में ही घुसना है मुझे, ठीक है। लेकिन आसपास फिर मैंने देखा कि जितने भी लोग मतलब नॉन सीएस में जाते हैं, नॉट नेसेसरी नॉन टेक में जाते हैं, नॉन सीएस इंजीनियरिंग में जितने भी लोग जाते हैं, वो जाते ही क्या कहते हैं, वो लोग प्रिपरेशन चालू कर देते कि किसी सीएस या आईटी वाली जॉब के लिए। कोई कोर में घुसना ही नहीं चाहता। तो लोग देखते हैं कि भाई आजकल न्यूज आती है कि भाई आईफोन 13 जो है वो आईफोन 12 से एकदम सेम ही दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि एक्चुअल में जो कोर फील्ड में कोई R&D कर ही नहीं रहा। सही है। तो अपने नेक्स्ट वाले पे वापस आते हैं। तो बेसिकली मुझे नेक्स्ट एग्जाम के बारे में, या फिर आप कह सकते हो कि ये ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं हमारी। पहले आप अपना नेक्स्ट के बारे में थोड़ा बता दीजिए ताकि लोगों को पता चल जाए कि आपका कितना रैंक था, आप क्या था, उसके बाद जब आपकी जर्नी पे आएंगे। तो मैंने नेक्स्ट दिया था इन द ईयर 2023 और मेरा ऑल इंडिया रैंक आया था 89। ठीक। तो उसके प्रिपरेशन मैंने शुरू की थी अराउंड मार्च 2023, क्योंकि मुझे पर्सनली उस पॉइंट तक ऐसे नेस्ट जैसा कोई एग्जाम भी होता है इंडिया में मुझे पता नहीं था, या फिर नाइजर जैसा कोई इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट भी करता है वो भी मुझे पता नहीं था। जेई का प्रिपरेशन दे रहा था और बोर्ड एग्जाम खत्म हुई वैसे ही मैंने नाइजर के बारे में सुना। फिर मैंने प्रिपरेशन चालू की। तो फिर जैसी नॉर्मल जो प्रिपरेशन होती है वैसे की कि भाई टिप टू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपने अभी तक क्या कहते हैं नेक्स्ट 2025 की अगर प्रिपरेशन एक्सप्लिसिटली अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आई वुड एडवाइस यू कि अभी नया कुछ मत पढ़ना। अगर आप बायोलॉजी, अगर आप पीसीएम वाले हो या पीसीबी वाले हो और आप इन आइदर केस अगर आप मैथ्स या बायोलॉजी अभी नए से पढ़ना अगर सोच रहे हो तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर करो तो एकदम बेसिक्स अगर करो, उससे ज़्यादा डेप्थ में आने की अभी जरूरत नहीं है। और अगर आपने एक्सप्लिसिटली आगे से अगर नेक्स्ट आईआईटी की प्रिपरेशन नहीं की है तो आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और ज्यादा करने की कुछ जरूरत नहीं। क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं जिन्हें कि आपकी तरह ही नेक्स्ट के बारे में पता नहीं होता, इनफैक्ट नाइजर के बारे में पता नहीं होता। पर ऐसे ही ये जो समय है इसमें ही बहुत जन को पता चलता है। तो उसके बाद ही लोग सोचते हैं कि नेक्स्ट का ऑप्शन एक अपने के लिए बनाते हैं। बेसिकली सब जेई स्टूडेंट ही होते हैं। तो वही कुछ मतलब आपने इस समय में कैसे, मतलब आपने जैसे कहा आप पहले जेई का तैयारी करते थे, उसके बाद आपको नेक्स्ट के बारे में पता चला, फिर आप उसके टुवर्ड्स टिल्ट हुए। तो इस समय में आपने कैसे मतलब प्रिपरेशन किया था? सो फर्स्ट ऑफ आई वुड से डोंट कॉम्प्रोमाइज। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनी कोर फील्ड ऑफ साइंस और रिसर्च इन, अगर आपको बस ऐसा है कि भाई क्या कहते हैं मेरा जेई मेंस में रैंक अच्छा नहीं आया, नेक्स्ट में वैसे भी कम लोग एग्जाम देते हैं तो मेरा रैंक आ जाएगा तो क्या कहते हैं इसमें एडमिशन ले लूंगा, अगर आपकी वो माइंडसेट है और वो लेकर अगर आप यहाँ आए हो तो
दैट यू विल सफर अ लॉट यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद पता ही चल ही जाता है। आप लिटरली आप सफर ही करोगे इंग्लिश वाला। मतलब बाद में आकर पछताने से अच्छा है कि आप उसी समय ही आप आँख खोल लो। अगर आपका स्टार्टिंग से ही मन बना हुआ है कि भाई इंजीनियरिंग ही करना है, तो मैं तो ऐसे पर्सनली मैं किसी को एडवाइस करूंगा नहीं, लेकिन अगर इंजीनियरिंग में मन है, अगर रैंक कम रह गई है, अगर रह जाती है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप अल्टरनेटिव्स उसी फील्ड में ढूंढें, वरना आपके 5 साल बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि मेरा पर्सनली मेरा दोस्त ही था कि जो यहाँ रह के पार्शियल ड्रॉप कर रहा था। मतलब उसने JEE 2024 दिया होगा, तो उसने ऑब्वियसली पार्शियल ड्रॉप में यही सोचते हैं कि भाई ये भी साइड में चलने देते हैं और वो भी करने देते हैं। यहाँ का करिकुलम काफी वो है, स्ट्रिक्ट रिजिड बोल सकते हैं कि यहाँ आपको जो एकेडमिक्स है यहाँ का, उसके अलावा शायद ही आपको टाइम मिलेगा किसी और चीज को करने का। तो भी आपका वो जर्नी पे आते हैं, जैसे कि आपके पास ऑप्शन था कि आप JEE क्लियर करके अच्छा IIT NIT ज्वाइन कर ले, उसके बाद वो 1 करोड़ या फिर वो आगे के फॉरेन ज्वाइन करें। एक्चुअली मेरा क्या कहते हैं, मैंने एक्सप्लिसिटली कोई भी एक वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक्सप्लिसिटली कोई तैयारी नहीं किया था। जैसे मैंने ना ही JEE मेंस का एक्सप्लिसिट तैयारी किया था, ना ही किसी नेस्ट या IIT का। मैंने मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इन जनरल अगर आप बोल सकते हो कि प्रिपरेशन मैंने जनवरी 2023 में शुरू किया था। तब मतलब काफी टाइम क्या कहते हैं बीत चुका आप कह सकते हो, लेकिन तब मुझे क्या कहते हैं, आप कह सकते हो मैं बोर्ड से तो क्या कहते हैं, बोर्ड एग्जाम जितने होते हैं उनसे तो क्या कहते हैं थोड़ा ऊपर उठ चुका था। बट आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रांग रहे हैं, इसलिए वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने में मदद की आपको ना। तो बेसिकली हुआ ऐसा था कि राउंड अबाउट जब मेरे बोर्ड एग्जाम्स भी हो चुके थे, बोर्ड एग्जाम्स होने के बाद मार्च से लेके जो जुलाई तक का जो पीरियड होता है, जो मोस्टली लोगों के क्या कहते हैं फ्री टाइम में आता है, जिसमें लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं। जैसे मैंने क्या कहते हैं JEE मेंस का अटेम्प्ट 2 दिया था, फिर गुडसेट एक दिया था, बिटसैट दिया था, बिटसैट के दोनों सेशन, VIT EEE, फिर IIT नेस्ट और SRMG। इसमें क्या कहते हैं मुझे जैसा मैंने बताया कि IIT और नेस्ट के बारे में मुझे मार्च में जाकर पता चला। अच्छा, ठीक है, तो मुझे पता चला तो मैं एक्साइट हो गया कि भाई चलो मेरे इंटरेस्ट की कोई चीज है। तो मैंने उसको थोड़ा रिसर्च किया कि भाई ये क्या क्या है। फिर पता चला कि भाई नेस्ट नाम का एग्जाम होता है, IIT नाम का एग्जाम होता है। फिर मैंने भरा फॉर्म और दिया और मैं यहाँ। तो वो जो अपने जो JEE छोड़ के जो नेस्ट आप आए, तो उसका आपको मतलब रिग्रेट हुआ या फिर आपका मतलब? आई वुड से कि नेस्ट एग्जाम देना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। यस। तो वही मैं आपको भी कह रहा हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट है तभी ऐसे जो फील्ड को चुने। ये नहीं कि आप प्लान भी सोच रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक अर्जुन की तरह एक लक्ष्य लीजिए और उसी पे जो है आप टारगेट करके उसमें आप सक्सेस बने। नोट दैट मैं ये नहीं कह रहा कि प्लान बी नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि क्या कहते हैं आपका प्लान बी एकदम ही क्या कहते हैं रिडिकुलस नहीं होना चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग एंड फंडामेंटल रिसर्च आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दोनों स्टेम फील्ड के ही हैं जीवन में। तो फिर भी इंजीनियरिंग इज मोर फॉर क्रिएटिव पीपल, इफ आई मस्ट से, इज मोर फॉर क्रिएटिव पीपल। और क्या कहते हैं रिसर्च फील्ड इज मोर फॉर पीपल हु वांट टू स्पेंड देयर लाइफ इन मिजरी, नॉट मिजरी बट क्लोज टू दैट। ओके, तो आपका वो नेक्स्ट प्रिपरेशन का फेज में आते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट के बारे में इतना जो है रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है पर उसके सॉल्यूशंस अवेलेबल नहीं है ज्यादा। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट भी नेक्स्ट IIT के लिए एक्सप्लिसिटली कोई नहीं कर रहा था। तो उस समय आपने मतलब क्या मटेरियल्स अपने कैसे किया था? तो देखिए मेरा हुआ ऐसा था कि मैंने स्टार्टिंग में तो हमारे जितने भी JEE मेंस से एडवांस के जितने भी चैप्टर्स, हमारे जो कॉन्सेप्ट हो गए, फॉर्मूला शीट हो गए, इन डेप्थ जो नॉलेज होना चाहिए वो सभी गेन किए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs ही करना चाहिए। जैसे ऑब्वियसली PYQs का सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है, बट क्या कहते हैं उनके क्या कहते हैं आंसर्स अवेलेबल हैं, बट ऑब्वियसली आपको सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो ऑब्वियसली अभी तो हम लोग बैठे हैं, लेकिन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे। तो क्या कहते हैं मैं खुद से सॉल्व करता था, और क्या कहते हैं मेरे ट्यूशन के टीचर हो गए जिनको मैं डाउट्स पूछता था कि क्या कहते हैं मैंने ये सॉल्यूशन किया है लेकिन ये सेम आंसर नहीं आ रहा है, तो मैंने कहाँ गलती की, ऐसा कुछ। या फिर अगर मैं करेक्ट आंसर भी लाया हूँ तो मेरा अप्रोच सही है कि नहीं। मतलब ऑब्वियसली कि अगर हम लोग का अप्रोच अगर एक
टाइप ऑफ जनरलाइज्ड हो जाए तो वो हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, रादर देन कि अगर मैं सेम गलती करूं तो मेरा एक क्वेश्चन तो सही हो जाए लेकिन उसमें मिलते जुलते शायद और गलत हो जाएंगे। तो वही एक और भी सब बहुत जन पूछते हैं कि जैसे कि आपके तरह बहुत बाकी मतलब बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि वो जेई नेट के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो बहुत जन पूछते हैं कि इज जेई एग्जाम प्रिपरेशन इनफ फॉर नेक्स्ट इज, तो मैं वही उसके बारे में क्या बोलूं? कि कोई भी एग्जाम हो, आप अगर 11th-12th का अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज है तो आपको कोई भी एग्जाम का सिर्फ पीवाईक्यू लगाना पड़ेगा। मैं उससे ज्यादा कुछ किसी को एडवाइस नहीं करूंगा। अगर आपने एक बार 11th-12th अगर पूरा पढ़ लिया, इन डेप्थ नॉलेज है, तो सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाओ, चाहे वो जेईई मेंस का हो, एडवांस का हो, आईआईटी हो या नेस्ट का हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल बदलेगा, सिलेबस तो नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट तो वो सेम रहेंगे। हाँ, इट इज जस्ट लाइक कि भाई वो लोग टेक्स्ट बुक के बाहर का तो नहीं पूछेंगे। बस हाँ, कोई डिस्ट्रैक्शन था आपको इस फेज में? डिस्ट्रैक्शन था तो सही, लेकिन आप कह सकते हो कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे रिश्तेदारों को बहुत बुला था। मेरा जब बोर्ड एग्जाम चल रहा था तो मुझे देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि बोर्ड एग्जाम चल रहा है इसका। मतलब नो डाउट एंटरटेनमेंट इज नेसेसरी, बट ऑब्वियसली वो एक लिमिट में ही होना चाहिए। तो माइंड फ्रेश के लिए क्या करते थे? माइंड फ्रेश के लिए तो वही, मतलब आप स्ट्रोल पे निकल जाइए, ज्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। आप अगर 2-3 मिनट चलते भी हैं या 10-15 मिनट चलते हैं, या फिर क्या कहते हैं अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के गप्पे भी मारते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स के साथ कभी बैठ के गप्पे मारते, क्योंकि ये शायद क्या कहते हैं लास्ट के कुछ मंथ्स होंगे, उसके बाद आप हॉस्टल चले जाएंगे, उसके बाद आप उनको मिलेंगे नहीं। स्पेंड सम टाइम विद देम। तो आपका जब रिजल्ट आया नेक्स्ट का तो बेसिकली ऐसा हुआ था कि मेरा आईआईटी का रिजल्ट और नेस्ट का रिजल्ट रफली आसपास ही आया था। आईआईटी का रिजल्ट आ गया था, उसका नेस्ट का रिजल्ट आया, तो और वही लंच के टाइम पे ही आया था। हाँ, मतलब ऐसा हुआ था कि मैं शायद अपने रूम में बैठा हुआ था और मेरी शायद जोसा काउंसलिंग तब चल रही थी, या फिर किसी कोई एक एक्सरसाइज, मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं है, कोई एक पर्टिकुलर काउंसलिंग चल रही थी और अचानक से आया कि आपका इतना रैंक आया है ऐसे। फिर मैंने देखा, मेरी मम्मी को दिखाया, उन्होंने कहा कि वाह अच्छा। उसके बाद मैंने मेरे फादर को दिखाया कि भाई ये हुआ है, फिर काउंसलिंग के लिए यहाँ आ गए, फिर एडमिशन हो गया। अब नाइजर में आपको कैसा लगा? नाइजर में एज आई प्रीवियसली मेंशन कि मेरा नाइजर में आना मेरी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन था। आपने अपना मेजर नहीं बताया। अरे हाँ, मैं आई एम अ सेकंड ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी स्टूडेंट एट एसपीएस नाइजर स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेस। तो बहुतों का जिनको नेक्स्ट के बारे में पता होता है, उनका पहला ड्रीम तो होता है नाइजर आना, और दूसरा ड्रीम होता है फिजिक्स आना। मैं आपको कहूंगा कि यहाँ का फिजिक्स डिपार्टमेंट नो डाउट काफी अच्छा है, पर क्या कहते हैं, आपको कोई चीज चाहिए उसको आप कैसे इवैल्यूएट करेंगे कि डू यू रियली वांट इट और यू वांट पीपल टू नो दैट यू हैव इट। इस चीज से आप अगर आप डिफरेंशिएट कर पाते हैं तो मैं कहूंगा कि आप सही फील्ड में हैं। तो मतलब जो है यहाँ का करिकुलम से आप तो रूबरू हो गए होंगे, आप सेकेंड ईयर में है, तो आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे मुझे वो एनवायरनमेंट मिलेगा, वो करिकुलम मिलेगा, वो आपको मिल रहा है यहाँ पे? मिल रहा है। मतलब बेसिकली अगर आप देखें जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूट, नॉट नाइजर है नाइजर्स, बट कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इनफैक्ट आईआईटीज भी हैं, वो इसलिए फेमस नहीं है कि वो पढ़ाते अच्छा है, पैकेज अच्छा देते हैं। उनका एक्चुअल में जो सेलिंग पॉइंट है, जो मुझे लगा, वो एक्सपोजर। एक्सपोजर एक ऐसी चीज है कि इट इज वर्थ एवरी पेनी। अगर आप दुनिया की सारी दौलत लुटा भी दें और अगर एक्सपोजर गेन करें, बेसिकली एक्सपोजर से आपको एक्सपीरियंस होता है। जैसे कि आपने अगर अपने सोसाइटी में या फिर अपने रिलेटिव्स को नेस्ट के या आईआईटी के बारे में अगर बताया भी होगा, नाइजर जैसी कोई चीज भी होती है, तो वो लोग ने कहा होगा कि ये क्या है। उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? एक्सपोजर कम है। उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। और अगर आप ऐसा समझे कि उनको एटलीस्ट जानने की कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन एक एज के बाद एक आदमी थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है, लोगों की प्रेफरेंस चेंज होने लगती है। और एक बात है कि जैसे कि बहुत लोग कभी-कभी वो लक फैक्टर भी आ जाता है, बहुत लोग चाहते हैं नाइजर आना, पर कुछ रीजन वाइज तो आप भी जानते हैं वो नहीं आ पाते। तो क्या उनके लिए मतलब क्या बोलना चाहिए कि उनको ड्रॉप लेना चाहिए या फिर उनको कोई दूसरा अल्टरनेटिव में चाहिए? I would say luck favors the brave. Basically, अगर हिम्मत है कि भाई अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगर आप में इतना करेज है तो इट्स नॉट अ बिग डील। भाई अगर
ऐसा नहीं है कि क्या मैं पर्सनली किसी को भी ड्रॉप लेने का जरा सा भी एडवाइस नहीं करता, क्योंकि पर्सनली सही अगर मेरी ऐसी सिचुएशन आती है कि भाई मुझे ड्रॉप लेना पड़ता, मैं नहीं लेता। मैं किसी मेरे घर के आसपास की किसी कोई नॉर्मल सी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज या फिर बीएससी कॉलेज से मैं कर रहा होता, क्योंकि जो बेसिकली हमको भी पता है कि भाई टाइम इज एवरीथिंग, एक बार टाइम चला गया तो वो कभी नहीं आता। तो फिर लेकिन अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि भाई अब तो हो ही जाएगा, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, बट यू शुड बी विलिंग इनफ टू टेक द रिस्क। भाई अगर ड्रॉप से भी नहीं होता तो क्या? कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई क्या कहते हैं, नहीं मैं ऐसा सोचूंगा कि नहीं होगा, मैं सोचूंगा कि हो ही जाएगा, तो क्या कहते हैं, हो ही जाएगा। बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यू शुड प्रिपेयर फॉर द बेस्ट, बट यू शुड एक्सपेक्ट द वर्स्ट। यस, वर्स्ट को एक्सपेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपका अभी आगे का क्या प्लान है, मतलब आप यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना था? यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद तो मेरा पहला कह सकते हैं टास्क तो ये कि जॉब एज अ लेक्चरर या तो फिर एज अ रिसर्च। तो हाँ, उस पे भी एक बहुत जन को डाउट होता है जॉब के रिलेटेड, कि वो नाइजर से पास आउट होने के बाद उनको क्या जॉब मिलेगी, और उसके बाद वो क्या कर सकते हैं, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। क्योंकि बहुत जन अभी भी जो है इंटरमीडिएट कोर्स को वो अभी मतलब समझते हैं कि ये बस ऐसा नॉर्मल सा बेसिक साइंस का कोर्स है, इसमें आगे कुछ फ्यूचर नहीं है, 5 साल बर्बाद हो जाएगा। तो ये बहुत लोगों के मम्मी पापा के ऊपर भी, पेरेंट्स के ऊपर हुआ, उनके ऊपर भी बहुत सारे डाउट, मतलब जो है ये रहता है डाउट कि वो ग्रेजुएट होने के बाद करेंगे क्या। तो उसके आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो ऐसा कहूँगा कि आपने अगर नोटिस किया हो, मेजॉरिटी के जितने भी लोग हैं वो अभी जितना भी काम कर रहे हैं, एटलीस्ट 70 to 80% वो लोग ऐसी फील्ड में काम कर रहे हैं कि जिसके बारे में तो उन्होंने शायद अपनी कोर स्टडीज में नहीं पढ़ा था। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि बीटेक सीएससी कर लिए, वो लोग क्या कहते हैं बिजनेस कर कुछ लोग कि क्या कहते हैं वो लोग डायरेक्ट बिजनेस कर, नो डाउट उन्होंने पहले अपनी कोर्स के बेसिस पे सब कुछ खड़ा किया। लेकिन मैं कहूँगा कि फ्यूचर का सोचना गलत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में बहुत ज्यादा आगे सोच के लोग खुद का नुकसान कर देते हैं। और हाँ, कभी भी अपने ड्रीम्स हमारे पेरेंट्स या फिर जो हमारे बहुत क्लोज हैं उनके अलावा किसी को बताना नहीं चाहिए। जैसे कि आपने मेंशन किया कि क्या कहते हैं रिलेटिव्स भी होते हैं कि भाई आगे जाके क्या करें, तो बताना ही क्यों है कि भाई मैं ये कर रहा हूँ। बहुत सारे रिलेटिव जैसे उनको मतलब बोलते हैं कि वहाँ पे क्यों जा रहा है, नाइजर क्यों जा रहा है, ऐसा तो इंजीनियरिंग कर लेता। बोलते हैं, इनफैक्ट मेरे नेबर्स ही क्या कहते हैं मेरे पेरेंट्स को बोलते कि क्या कहते हैं आप इतने अच्छे कॉलेज से छोड़ के आ रहे हैं। अगर हाँ, अगर मैं आपको पहले बताऊं तो मैं नाइजर में आने से पहले वीआईटी में था, वेल्लो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो वहाँ पे मैंने 20 दिन बिताए, मतलब आप कह सकते हो महीना बिताया वहाँ पे। पर्सनली बताओ, वहाँ जाके मेरे को पूरा रियलाइज हो गया कि इंजीनियरिंग इज नॉट मेंट फॉर मी, इंजीनियरिंग इज नॉट एट ऑल मेंट फॉर मी। तो वहाँ पे वन ऑफ द प्राइमरी रीजन बीइंग के इंजीनियरिंग में भीड़ बहुत ज्यादा है। तो अगर आपको वहां जाके जरा सा भी ऐसा डाउट होता है अपने आप पे, तो भीड़ देख के आपका वो डाउट का जो फिशर होगा वो इरप्ट कर देगा एक ही बार में। मतलब आपको ऐसा होगा कि मेरे साथ तो बुरा हो ही रहा है, लेकिन आसपास वालों के साथ भी बुरा हो ही रहा है। If life is unfair to everyone, then it is fair to everyone। वो वाला सीन हो गया। तो बात हो रही है हमें अपने बारे में भी काफी सोचना है। अगर आपको सीरियसली इस फील्ड में इंटरेस्ट है तो वो फील्ड में आप घुसे। इनफैक्ट मैं जब भी किसी को बोलता हूँ कि भाई ऐसे रिसर्च तो मैं ऐसा पूछता हूँ, जैसे कि मेरी कजिन ने रिसेंटली मुझे पूछा कि सीए उसका इंटरेस्ट है बीटेक सीएससी में, तो उसके लिए या नाइजर में या फिर कोई भी रिसर्च में क्या कहते कुछ है क्या। तो मैंने उसको आईएसआई का एग्जाम दिया, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता। तो वहाँ पे मैंने समझा कि वहाँ पे बी मैथ की डिग्री मिलती है और बी स्टैटिस्टिक्स की डिग्री मिलती है। वहाँ पे कंप्यूटर्स का पढ़ाते हैं खत्म, और मैथ्स पढ़ाते हैं खत्म, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का। उनका जो करियर ऑप्शन होते हैं वो भी क्या कहते हैं इंजीनियरिंग लेवल के होते हैं, सीएस ओरिएंटेड। तो मैं किसी को भी एडवाइस करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहता कि अगर ना कर पाओ तो आप ऐसा बर्डन उसको बैठ जाओ। हम सजेस्ट कर सकते हैं लोगों को, बाकी मेन डिसीजन तो उनका होना चाहिए। जैसे कि मेरी स्कूल में क्लासमेट थी,
उसके उस कोचिंग में एक लड़का पढ़ती थी, उसका मुझे एक केस बताया था उसने कि उसके पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे थे नीट करने के लिए। उसे नीट शायद उसका दूसरा अटेम्प्ट था, उससे हो नहीं पा रहा था, ठीक है। तो वो सिर्फ होप लेके बैठ गई थी कि मैं इसलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि मैं पढ़ती ठीक से नहीं। ऐसा नहीं सोच रही कि शायद वो नीट के लिए नहीं बनी, ठीक है। ये शायद डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो सकता है, लेकिन क्या करें, इफ यू आर नॉट मेंट फॉर इट देन यू आर नॉट मेंट फॉर इट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। अगर आपको भी दिमागी बीमारी है, डॉक्टर को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी कि दिमागी रोगी को क्या कहते हैं शूट कर देते हैं, ऐसा थोड़ी है, बिल्कुल नहीं है। हाँ। और ऐसा भी नहीं है कि क्या कहते हैं आज की डेट में कोई इतना ज्यादा क्या कहते हैं अपनी क्लास से नीचे गिर गया कि भाई अपना पेट भी नहीं पाया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं। आपके पास अगर नॉलेज और टैलेंट होता कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे आप। अगर आपने अगर वो मूवी देखी होगी सुपर, हाँ, उसमें दिखाया है कि उसका कैम्ब्रिज का एडमिशन नहीं था, लेकिन उसके टैलेंट की कदर एट द वेरी लास्ट क्या कहते हैं सीरीज के विलन को भी होती है, हाँ, उसके टैलेंट की कदर एटलीस्ट उसके विलन को भी होती है। टैलेंट अगर आप में है तो यू आर अनस्टॉपेबल। ये तो बहुत लोग ये भी सोचते हैं कि क्या हमें कोई कोर्स लेना चाहिए नेक्स्ट के लिए। कोर्स मैं कहूंगा कि अगर क्या कहते हैं अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपको लगता है कि दिस विल बेनिफिट यू देन। पर बहुत बच्चों को डाउट होता है वो फिजिक्स मैथमेटिक्स में मतलब उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं और अप्रोच नहीं कर पाते क्वेश्चंस को एग्जाम ओरिएंटेड, तो वो कैसे डील करें? तो बेसिकली आज का तो इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट पे सब कुछ फ्री है। एक तो हमारा चैनल है, तो एक ये है। और अगर आप कोचिंग में जाते हो या फिर अगर आपने कोई ऐसा कोर्स लिया था जिसमें टीचर का 1-to-1 इंटरेक्शन है, हाँ सपोर्ट है, तो आप डाउट रिजॉल्व उनके पास भी कर सकते हो। या फिर किसी का अगर मैंने कहा जैसे कहा कि भाई एक्सप्लिसिटली किसी का नेक्स्ट या आईआईटी का कोर्स लेना है, कोई क्वेश्चन बैंक लेना है, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वही वो बहुत बच्चों का ये भी डाउट होता है कि जो यहाँ पे नाइजर में जो कोर्स है इंटीग्रेटेड एमएससी जिसे आप कहते हैं, तो वो कोर्स तो आपको एनआईटी में भी है, आईआईटी में भी है, इवन जो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वीआईटी में भी हो सकते, उसके बाद जो है फॉरेन में भी है। तो नाइजर में जो है वो आइजर में जो कोर्स पढ़ाया जाता है वो उनसे कितना डिफरेंट है या सेम है? आप अगर कहो तो करिकुलम वाइज कुछ डिफरेंट। इनफैक्ट मैंने पहले डिसाइड किया था कि एनआईटी सूरत इंटीग्रेटेड एमएससी है, लेकिन मेरे फिर पेरेंट्स ने बोला कि तू घर के इतना नजदीक में पहले पेरेंट्स थे जो मतलब वही के ये शायद क्या कहते हैं रिवोल्टिंग बात हो सकती है, लेकिन आप घर से जितना दूर रहो उतना आपका डेवलपमेंट होगा ही होगा। ऐसा नहीं कहता कि यहाँ नजर में कुछ लोग हैं कि जो भुवनेश्वर में ही रोज अप डाउन करते हैं, क्या कहते हैं फ्राइडेज को चले जाते हैं घर। मैं उनको क्या कहते हैं किसी तरीके से डीमीन नहीं कर रहा कि भाई पेरेंट्स से दूर नहीं रहते, पर आप अगर पेरेंट्स से दूर रहते हो तो आपके अंदर एक अलग लेवल की एक स्ट्रेंथ बिल्डअप होती है और वो एक मैच्योरिटी आ जाती है। हाँ एग्जैक्टली वही है कि भाई हर एक चीज के लिए हम लोग पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं डिपेंड रहते हैं उनपे। जैसे कि क्या कहते हैं लाइट चली गई बात तो सही, पर हाँ आई एम नॉट एट ऑल सजेस्टिंग कि आप अपने सारे दुख अपने पेरेंट्स के साथ मत शेयर करें। कुछ ऐसे भी होते हैं बहुत सीरियस होते हैं, जैसे अगर आपको क्या कहते हैं बहुत ज्यादा लो फील हो रहा है तो बात करिए, उनके टच में रहो, उनके टच में बेसिकली रहो। क्या कहते हैं आपको 18 साल तक बड़ा किया है, फिर क्या कहते हैं आप पढ़ाई के दूर हो उनसे, हाँ उनका साथ ना छोड़िए। इनफैक्ट हम लोग जब पहली बार जैसे मेरा पर्सनली था, जब मैंने पहली बार ऑस्ट्रेलिया में घर छोड़ा था तब उतना दर्द नहीं होता। जब मैं वेकेशन में वापस जाके दोबारा आ रहा था, सही बात है तब जो दर्द था वो तब एक्चुअली हमें रियलाइज होता है कि अब हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, कुछ दिन का मेहमान है। वही है। तो आपने जैसे कहा आप गुजरात से हैं, तो वहाँ पे ट्रेडिशनल कल्चर तो उड़ीसा के ट्रेडिशनल कल्चर से पूरा डिफरेंट होगा। एडजस्ट हो जाते हैं। आपको कितना टाइम लगा मतलब एडजस्ट होने में? मतलब अभी तक तो ऐसे एडजस्ट कर ही रहा हूँ, लेकिन आप कह सकते हो कि ज्यादा टाइम नहीं लगा, ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट। और सबसे मेन बात तो खाना आपको मतलब कैसा लगा नाइजर का खाना? अभी जो प्रेजेंट में लोग वीडियो देख रहे हैं, अभी तक तो नाइजर में कैंटीन सिस्टम अब एक बार कैंटीन सिस्टम के बारे में बता दीजिए दोस्तों। बेसिकली कैंटीन सिस्टम में वही कि भाई डेली का पे करो और डेली का लंच स्नैक्स डिनर और ब्रेकफास्ट, और कुछ आउटलेट्स हैं जहाँ पे 24/7 खाना भी मिलता है, जैसे कैफेटेरिया।
और कैंपस के बाहर तो सब कुछ है ही। तो ये जो ट्रेडिशनल मेस सिस्टम होता है किसी भी क्या कहते हैं कॉलेज में, उससे बिल्कुल अलग है। अलग है। बेसिकली आप पे करते हैं और हम खाना खाते हैं ऐसे आगे से। तो ट्रेडिशन का कुछ आपको मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ? ट्रेडिशन से तो कुछ नहीं, मतलब मैनेज हो जाएगा। ट्रेडिशन से तो किसी से उतना फर्क पड़ना तो नहीं चाहिए। उसके लिए एक लैंग्वेज बैरियर होता है, वो भी क्या कहते हैं कभी कभी ज्यादा ज्यादा क्या कहते हैं मे बी नेक्स्ट टू जीरो। तो आप जो 10th क्लास में थे वेदांत के साथ और अभी जो सेकेंड ईयर इंटरमेसी में जो वेदांत से आप, उसमें क्या फर्क आप देखते हैं? टू बी ऑनेस्ट लेकिन 10th स्टैंडर्ड में मेरा बेसिकली एवरेज 10th स्टैंडर्ड के बच्चे से शायद मेरा एक्सपोजर काफी कम था। तो 11th में तो मेरा तो वही था कि भाई 11th में एग्जाम निकालना है। जेईई मेंस का भी क्या कहते हैं मैंने बेसिकली कोई तैयारी शुरू नहीं किया था, बस जो चल रहा था ट्यूशन में जो कराते कॉन्सेप्ट तो चलो वो तो स्ट्रॉन्ग करने ही पड़ते हैं, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या कंप्यूटर एग्जाम हो उसके लिए। तो आप एक राह भक्त के पक्षी थे उस समय। हाँ कह सकते हैं ना। और अभी आपको शायद एक डायरेक्शन मिल गया होगा या फिर अभी भी आप मैं आप कह सकते हैं कि एक्चुअल जो फनलिंग जो डायरेक्शन जो हुआ वो मैंने जैसे कहा कि मार्च 2020 जब मुझे पता चला कि नहीं सर ऐसे चाहिए। तो वही होता है, बस आप जितना एक्सपोजर करेंगे चीजों पे उतने ही आप अपने आप को भी जानेंगे, आपके इंटरेस्ट के प्रति आप जानेंगे और ये भी जानेंगे कि दुनिया में और क्या क्या ऑप्शंस हैं। आपको वो एक तालाब में नहीं रहना है और आगे निकल के देखना है कि आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत लोग को अभी भी पता नहीं होगा कि नेक्स्ट आईआईटी क्या है, भले उनको साइंस पे इंटरेस्ट है। हाँ। लेकिन वही इंजीनियरिंग और मेडिकल के कारण अगर आपको क्या कहते हैं 11th में अगर ऐसा रियलाइज हो जाए कि मुझे इंजीनियरिंग में आगे नहीं जाना या कोई भी एक्सवाइजेड फील्ड में आगे नहीं जाना, मुझे मैंने भाई 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा, मुझे ये बहुत इंटरेस्ट है, मुझे इसमें ही आगे तो डेफिनेटली रिसर्च इंस्टीट्यूट सारे बेस्ट है। और बाद में भी पता चला, भले आपको अप्रैल में ही क्यों पता चला ना हो, आप तभी फॉर्म जब तक है भर दीजिए और एग्जाम दे दीजिए। ये मत दे रहे कि होगा नहीं होगा, जैसे कि आपका एग्जाम्पल हुआ और पिछले पॉडकास्ट में जो थे उनको भी बाद में पता चला, फिर भी लोगों ने एग्जाम देके अच्छा स्कोर कर लिया क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग था। तो ऐसा मत सोचेगा कि देर हो गई है या फिर कुछ ऐसे लेट हो गई है। नो डाउट, अगर आपको पहले से अगर इन सारी चीजों का पता है तो आपके पास एक हिट स्टार्ट होगा ही, बस हिट स्टार्ट होगा। पर पता नहीं है तो कोई पता नहीं है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने जेईई मेंस एडवांस का भी अगर प्रिपरेशन किया है और आप इसके पीवाईक्यू सॉल्व भी नहीं। तो फाइनल नोट के साथ एंड करेंगे कि कोई लास्ट मैसेज आप देना चाहेंगे जो 2025 का 2026 एस्पिरेंट्स के लिए, आगे क्या एस्पिरेंट्स के लिए, मतलब आगे जब भी वीडियो मिले तब के एस्पिरेंट्स के लिए वो अपने जो ये फेज है एग्जाम में वो क्या किन चीजों पे ध्यान दें, वो क्या करें, वो मोटिवेशन को कैसे मिले प्रिपरेशन करने के लिए? अगर आप बेसिकली देखें तो आपको मोटिवेशन तो आपके करियर को लेके जो थर्स्ट है आपकी उससे ही आना चाहिए। जी सही बात। और लेकिन डीमोटिवेशन उससे भी नहीं होना चाहिए कि भाई अगर नहीं हुआ तो क्या, डीमोटिवेशन उससे भी नहीं होना चाहिए। और क्या और बस वही हार्ड वर्क करते रहो ना। और हार्ड वर्क करते रहो, हार्ड वर्क के बिना सिर्फ नाखून और बाल। बस तो इसी के साथ हमारे ये पॉडकास्ट को अंत करते हैं। आशा करता हूँ कि आप कुछ चीज सीखे होंगे इस पॉडकास्ट से। एक बार फिर वेदांत जी को मैं धन्यवाद कहूंगा और आशा करता हूँ कि वो आगे ये सब अपने लाइफ में बढ़ते रहे और आप सबकी ऐसी मदद करते रहे। तो वीडियो को ऐसे ही लाइक कर दीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए वीडियो को ही रखता हूँ। धन्यवाद और जय जगन्नाथ।